चीन अपने साथ राजनयिक संबंध रखने वाले अधिकारी और देश द्वारा ताइवान के साथ किसी प्रकार की आधिकारिक बातचीत का दृढ़ता से विरोध करता है और साथ ही वो ये कहता है कि चीन भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में की गई एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दोनों ही विचारधारा चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इसके साथ ही वो कश्मीर पर भारत के रुख का विरोध ही नहीं करता, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अक्सर अपना दावा भी करता रहता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव बसाने की भी बातें अक्सर खबरों में रहती हैं। यानी चीन एक तरफ तो ताइवान को अपना आंतरिक हिस्सा बताकर किसी और देश द्वारा उसके मामलों में हस्तक्षेप करने का विरोध करता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने से बाज नहीं आता है। ऐसे में कई लोग अक्सर भारत को चीन पर कड़े रुख अपनाने की सलाह देते हैं और कई विशेषज्ञों की सलाह है कि चीन का विरोध करने के लिए भारत को उसकी कमजोर नब्ज को पकड़ना होगा और वो कमजोर नब्ज और कोई नहीं बल्कि यही ताइवान है। यानी भारत को चीन को रोकने के लिए वही तरीके अपनाने चाहिए जो कि चीन अपनाता है और ताइवान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर भारत ऐसा कर सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या भारत सही में ऐसा करने में सक्षम है और क्या भारत ताइवान को मान्यता दे सकता है। इसके अलावा आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर भारत ताइवान को मान्यता दे देता है तो इसका आखिर असर क्या होगा। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। तो असल में देखा जाए तो समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत एक प्रमुख धुरी के तौर पर उभरा है। एक प्रमुख वैश्विक अभिनेता के रूप में भारत का उद्भव उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत, गतिशील सांस्कृतिक प्रभाव, उसकी रणनीतिक योजनाओं और सैन्य शक्ति पर आधारित है। लेकिन भारत की ताकत जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे उसके सामने कुछ चुनौतियां भी आई हैं और इसमें पड़ोसी देशों द्वारा पैदा की जाने वाली मुसीबतें भी शामिल हैं। असल में देश कभी भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा करके तो कभी सीमाओं की घेराबंदी करके भारत के साथ उलझने की कोशिश करते हैं। साथ ही भारत को कभी आर्थिक नुकसान पहुंचाकर तो कभी आतंकियों का समर्थन करके भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करते रहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत हमेशा से ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम को अपना ध्येय मानता है। यानी भारत के लिए संपूर्ण विश्व ही उसका परिवार है जिसके साथ मिलकर रहा जाता है, न कि विरोध करके। और भारत की इसी नीति का असर है कि आज तक भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है और वहीं परमाणु हथियारों के उपयोग के मामले में भी भारत ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई हुई है। और तो और भारत कभी भी किसी देश के आंतरिक मामले तक में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन हालिया कुछ वर्षों से चीन भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखलंदाजी कर रहा है और ऐसा करके चीन भारत को उसके खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए जैसे एक तरह से उकसा रहा है। तो वहीं वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के द्वारा भारत को चौतरफा घेरने की भी कोशिश कर रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर में भारत के अपने हित जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का लगभग 55% व्यापार इसी जल क्षेत्र से होकर गुजरता है। असल में इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि और यहाँ भारत के अपने हित एक स्थिर समुद्री व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और जिसके लिए जरूरी है कि समुद्री रास्ते खुले रखे जाएं। और इस दिशा में भारत समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को बरकरार रखते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था पर जोर दे रहा है। लेकिन चीन इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत से न केवल भारत के व्यापार के लिए रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कई छोटे छोटे देशों को अपने रणजाल में फंसाकर रणनीतिक चुनौती भी पेश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने एक स्टैंडर्ड मैप भी जारी किया था और इसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीनी सीमा में दिखाया था। चीन डोकलाम और गलवान घाटी में भी भारतीय सैनिकों से उलझ चुका है और साथ ही कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से भी वो पीछे नहीं हटता है। और चीन की इन्हीं हरकतों के कारण ही कई बार ये कयास लगाए जाते हैं कि भारत चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए ताइवान के साथ जल्द ही पूर्ण रणनीतिक रिश्ते जोड़ लेगा। और भारत के हालिया कई प्रयासों ने इसकी पुष्टि भी की है। जैसे हाल ही में कई रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा की गई है
कि ताइवान और भारत जल्द ही एक समझौता करेंगे जिससे लगभग 1 लाख भारतीय ताइवान जाकर रोजगार कर सके। इसके पहले भारत के तीनों सेना प्रमुखों ने ताइवान की यात्रा भी की थी। साथ ही ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में कुछ दिन पहले भारत के केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिरकत की थी। तो भारत के इन कदमों का चीन ने विरोध भी किया, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। दरअसल ताइवान के साथ रिश्ते जोड़कर भारत न केवल चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, बल्कि अपने आर्थिक हितों को भी तरजीह दे रहा है। तो वही ताइवान के साथ भारत के अपने हित भी जुड़े हुए हैं। असल में ताइवान दुनिया के आधे से ज्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है और भारत जो आज इलेक्ट्रिकल वाहन, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों के उत्पादन पर जोर दे रहा है, उसके लिए उसे ताइवान की सहभागिता की जरूरत है। इसी क्रम में गुजरात में दोनों देशों की कंपनियों ने मिलकर सेमीकंडक्टर संयंत्र भी स्थापित किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत को लोकप्रिय रूप से दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है, जबकि वहीं ताइवान अपने त्रुटिहीन स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय बीमा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे में ताइवान भारत मिलकर चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग भी बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा ताइवान की सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं का भी भारत लाभ उठा सकता है। हालांकि ताइवान के साथ अपने मजबूत होते रिश्तों के बीच भी भारत ने अभी तक एक देश के रूप में ताइवान का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि वन चाइना पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। तो ऐसे में अगर भारत ताइवान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा तो इसके राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होंगे। साथ ही इससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ सकता है। ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने से हो सकता है कि चीन के साथ भारत के राजनयिक संबंध टूट जाएं, क्योंकि चीन पूर्व में भी कई देशों के साथ ऐसा कर चुका है। इसके साथ ही भारत को एक चीन नीति का पालन करने वाले अन्य देशों से राजनीतिक अलगाव या प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत के इस कदम पर पड़ोसी देश और क्षेत्रीय शक्तियां भारत के फैसले पर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकती हैं और इससे संभावित रूप से क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है। जबकि वहीं वैश्विक प्रतिक्रिया का भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इसके कारण कई ऐसे मंच जहां पर दोनों ही देश साझेदारी कर रहे हैं, उनका हाल वैसा ही हो सकता है जैसा आज सार्क बदहाली के दौर से गुजर रहा है। जबकि आज तक भारत चीन ने अपने आंतरिक मनमुटाव को दरकिनार करते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग का प्रदर्शन किया है, चाहे वो एससीओ हो या फिर ब्रिक्स हो। वहीं इन सबसे इतर चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत दक्षिण एशिया में चीन का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और ताइवान को मान्यता देने से संभावित रूप से व्यापार व्यवधान, टैरिफ और अन्य व्यापार संबंधित संघर्ष जन्म ले सकते हैं और हो सकता है कि भारतीय व्यवसाय जो चीन में काम करते हैं या फिर चीनी बाजार पर निर्भर हैं, उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तमाम विरोधों के बावजूद चीन ताइवान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इतना ही नहीं, ताइवान के साथ चीन का वार्षिक व्यापार घाटा लगभग $80 बिलियन से $130 बिलियन तक का है। वर्ष 2021 तक तो ताइवान से चीन में निवेश $198.3 बिलियन का था, जबकि चीन से ताइवान में 2009 से 2021 तक निवेश केवल $2.5 बिलियन था। इसे दूसरे शब्दों में देखें तो ताइवान जानता है कि बीजिंग द्वारा सख्ती के बावजूद दोनों पक्षों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण चीन द्वारा ताइवान के साथ व्यापार बंद करने की संभावना नहीं है, क्योंकि चीन बड़े पैमाने पर ताइवान में उत्पादित सेमीकंडक्टर्स पर निर्भर है। अब अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो ताइवान चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों के बावजूद अपने अधिकारों का दावा करने से पीछे नहीं हटता है। ऐसे में क्या भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक सैन्य शक्ति के रूप में चीन के साथ आर्थिक संबंधों की चिंता करते हुए चीनी दबाव के आगे झुकना चाहिए? क्या भारत को निश्चित रूप से चीन के साथ संबंध रखने चाहिए? तो जवाब है, भारत को निश्चित रूप से चीन के साथ संबंध रखने चाहिए, लेकिन
चीन की खुद की शर्तों पर नहीं। हालांकि ताइवान के संदर्भ में कोई भी फैसला लेने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देना दूरगामी परिणामों वाला एक महत्वपूर्ण और जटिल निर्णय है। इस तरह के कदम उठाने से पहले भारत को संभावित लाभों और जोखिमों दोनों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। चीन को संतुलित करने के लिए भारत को ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।